जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो। एक नहीं बल्कि 3-4 क्रॉप छांटनी चाहिए। तो क्या पता किस क्रॉप में कैसा मिल जाए हमको। हमें हल्दी भी लगानी चाहिए, हमें लहसुन भी लगाना चाहिए, हमें अदरक भी लगानी चाहिए, शकरकंदी भी लगानी चाहिए, मूंगफली भी लगानी चाहिए। और ये जितनी अंडरग्राउंड क्रॉप हैं ये सारी की सारी बहुत अच्छी क्रॉप हैं जो डेली रूटीन में खाई जाती हैं और हर आदमी से इस्तेमाल करता है। मूंगफली आप अगर ज़रूर करेंगे तो आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी आपकी मिट्टी के लिए। और लहसुन करेंगे तो आपके नेमाटोड्स नहीं होंगे। आप गेंदा करेंगे वो भी नेमाटोड्स नहीं होने देगा। तो जितनी भी फसलें हैं अंडरग्राउंड, उसके बाद हमें ऐसी क्रॉप लगानी चाहिए जो 3-4 फुट तक जाए। उसमें स्पाइसेस क्रॉप, धनिया है, अजवाइन है, जीरा है। तो जैसी क्लाइमेट है जिस हिसाब से, वहाँ के हिसाब से हमें ये सारी क्रॉप ज़रूर लगानी चाहिए। रेतीली मिट्टी में जो जड़दार जो कंदिया फसलें हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। जो चाहे वो मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो और जितनी भी मतलब ज़मीन के नीचे की क्रॉप है, रूट क्रॉप्स, पोटैटो है, बहुत अच्छी होती है रेतीली मिट्टी में। उसके बाद हमें ऊपर की जो क्रॉप हैं जो 3-4 फुट तक आएँ वो लगानी चाहिए। फिर उसके बाद नींबू वर्गीय क्रॉप या जो छोटी झाड़ी हो, जैसे छोटा जो है ये अनार है या अंजीर है, बहुत अच्छी क्रॉप है। तो इस तरह की क्रॉप हमें जो है जो झाड़ी नुमा हो वो लगानी चाहिए। उसके बाद हमें वृक्ष वाली क्रॉप लगानी चाहिए जिसमें बेल है, पत्थर बेल, आंवला है, जामुन है। उनकी भी हमें कैनोपी छांटनी चाहिए। उनको बहुत बढ़ने नहीं देना चाहिए, ऊपर तक नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो ऊपर तक जाएंगे तो बेतरतीबी से बढ़ेंगे और वो बाकी फसलों का असर डालेंगे। तो हमें ऐसी क्रॉप छांटनी चाहिए जिनकी हम कैनोपी मेंटेन कर सकें, कैनोपी बना सकें। तो उससे हमारा कैनोपी मैनेजमेंट सिस्टम से पूरा का पूरा जो सिस्टम है खेत का वो ठीक रहेगा। बाकी फसलों को लाइट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, हवा मिलेगी सही। तो इस प्रकार ये तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज जो आवश्यकता हमें महसूस होनी चाहिए ये सबसे ज़्यादा इस बात की है कि हम अपनी मिट्टी की संरचना सबसे पहले कैसे ठीक रखें। तो मिट्टी की संरचना तभी ठीक रहेगी जब उसमें आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जहर नहीं डालेंगे। आप उसमें जितने भी हम डीएपी, यूरिया डाल रहे हैं तो इनको हम बिल्कुल गेहूँ चावल में सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो गेहूँ चावल को हम रेस्ट्रिक्ट करें, खाली गेहूँ चावल के ऊपर ही हम ना डिपेंड करें, ना हम निर्भर हों। हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हमारी कोशिश हो हम डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, बहुवर्षीय फसलों में जाएं और छोटी जो ड्यूरेशन लें उन फसलों को हम करें। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ले सकते हैं। 1 एकड़ में हम 4-5 तरह की फसल लें। तो 1-1 बीघा अगर हम हर एक करेंगे या थोड़ी थोड़ी दूरी पे इंटरक्रॉप करेंगे तो हमें एक ही सीज़न में 4-5 फसल मिल जाएंगी। और उससे किसान खाली एक फसल पर निर्भर ना होकर बहुवर्षीय जब फसलों पर निर्भर रहेगा, बहुफसलियों पे, तो वो इंटरक्रॉप से एक फसल से अगर कमता है पैसा तो दूसरी फसल उसकी पूर्ति करेगी, दूसरी से कमता है तो तीसरी करेगी, तीसरी से कम है तो चौथी करेगी। तो 4-5 फसलों पे जब वो डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा, तो उसका फ़ायदा भी होगा, उसको ज़्यादा आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा। और उसके खेत की जो मिट्टी है, कोई न्यूट्रिशन कोई ज़्यादा लेती है क्रॉप, कोई कम लेती है। आप पूरे में गेहूँ लगा दोगे या पूरे में चावल लगा दोगे या पूरे में मक्का लगा दोगे तो पूरी की पूरी ज़मीन का जो दोहन करती है वो फसल, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में करती है कि वो मिट्टी की पूर्ति, उसका जो पोषण है वो पूर्ण नहीं हो सकता। आप कुछ भी उसमें कर लें, वो जो फसल है वो इतना ज़्यादा ले लेगी कि वो उसका आप पूर्ति किसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। चाहे उसमें कितना जीवामृत डाल दो, कितना उसमें जो है आप ऑर्गेनिक खाद डाल लो, कुछ भी कर लीजिएगा। तो आज जो है, आज की आवश्यकता सबसे ज़्यादा इस बात की है कि हम समझें कि हमें खेती में क्या करना है, क्या बोना है, कितनी देर की अवधि का बोना है, कितने क्रॉप्स हमने उसमें लगानी है और किस तरीके से हमसे उसका मैनेजमेंट करना है। जब तक किसान ये बात नहीं सीखेगा तब तक वो फेलियर रहेगा। जिस प्रकार हमारे किसान लोग कहते हैं कि मैंने खाली एक चीज़ में
मुझे पैसा नहीं आया, मैं बर्बाद हो गया, चावल लगाया तो बीमारी आ गई, चावल बर्बाद हो गया, तो बेचारा करेगा क्या। और पैसा उसने बैंक से लिया होता है, लोन लिया होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने के कारण उस बेचारे की हालत वैसी ख़राब हो जाती है। उधर मिट्टी की हालत ख़राब हो गई, उधर उसको आर्थिक स्वावलंबन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो बेचारा ना घर का रहेगा ना बाहर का रहेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें आज की डेट में खाली एक क्रॉप पे नहीं डिपेंड रहना है, निर्भर रहना है, हमें बहुत सी क्रॉप लगानी है। और ख़ास करके मेरा निवेदन है, तो मेरे साथियों, ये बात आप देखिए कि हमारी जो आज की तारीख में ये जो फूड जो पार्क हैं या फूड गार्डन है, इसका कॉन्सेप्ट जो आज हम चिंतन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये क्यों आवश्यक है? इसकी इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज तक हमें सन 60-70 तक केवल पेट भरना था। हमें गेहूँ इसलिए चाहिए था, एक समय था जब गेहूँ बाहर से अमेरिका से PL 480 के तहत आता था, लाल गेहूँ, और वो इतना गंदा गेहूँ होता था कि उसे जानवर भी ना खाएं। लेकिन हमारे यहाँ पर गेहूँ होता नहीं था अच्छा, तो हम लोग जो है मजबूर थे, और लाइनों में लग लग के राशन की दुकानें उस वक्त खुली थी, और लोगों को, पुराने लोगों को सबको याद है कि किस तरीके से लाइनें लग लग के वो गेहूँ लेते थे। और अमेरिका जो है उसके ऊपर भी हमारे एहसान जताता था कि हम PL 480 के तहत तुम्हें गेहूँ दे रहे हैं। ये हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बदौलत तो जो है गेहूँ हरित क्रांति आई। लेकिन उस टाइम ये था कि भाई हमने जो है 40-50 करोड़ लोगों का पेट भरना है, तो पेट भरने की वजह से DAP यूरिया का शुरू हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उत्पादन हो। इस वजह से हमारे किसानों को ये जो है जहर हमें जो है साइंटिस्टों को देना पड़ा कि भाई नहीं, इसको डालोगे तो पैदावार नहीं होगी। उस वक्त केवल एक चीज़ पे हमारा दृष्टिकोण था केंद्रित कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार गेहूँ की हम कैसे ले सकते हैं। तो डॉक्टर CB सिंह यहाँ बैठे हैं, ये आपको और विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से IRI ने जो पूछा है उस तरीके से एक बोनी वैरायटी जो है मैक्सिकन वैरायटी से डेवलप करी, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है उन्होंने उनकी वैरायटी लेके जेनेटिक जर्मप्लाज्म हमने वो डेवलप किया, और देश में आज हमारे भंडार भरे हुए गेहूँ से भी और चावल से भी। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमें कोई राशन की ज़रूरत नहीं है। आज राशन सिर्फ हम जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्हें ही दे रहे हैं, बाकी कोई राशन कार्ड नहीं है आज किसी के पास। तो ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, भारतीय वैज्ञानिकों की, कि उन्होंने देश को खाद्यान्न में सुरक्षा प्रदान करी, और सुरक्षा ऐसी प्रदान करी कि आज हम एक्सपोर्टर हैं गेहूं के और चावल के। ये इस हम मुकाम पर ले आए। तो ये उस वक्त ज़रूरत थी, लेकिन अब जब पेट भर गया है, अब हमें पोषण चाहिए। पोषण चाहिए, वो केवल हमारा बागवानी फसलों के द्वारा पूर्ति हो सकती है। आज हमें फल भी चाहिए। तो आपने देखा होगा जो पुराने हमारे लोग थे, जब कोई घर में बीमार पड़ता था तभी फल आया करते थे। उस वक्त आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और ना फल थे इतने जितने आज आप देखने को मिलते हैं सब्जी मंडी में। उस वक्त इक्का दुक्का जो है बीमार जब पड़ते थे तभी घर में फल आते थे, नहीं तो ज़्यादातर दाल रोटी चावल पर निर्भर करते थे हम लोग। लेकिन आज हमारे पास फसल इतनी है कि आज हम तरह तरह के फल खा रहे हैं। आज हम सवेरे उठते हैं तो पपीता नाश्ते में लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा फल खाते हैं, फिर तीसरा खाते हैं, फिर हम सब्जियां भी सलाद में खाते हैं विभिन्न तरह की। तो ये सब जो हो रहा है ये हमारी समृद्धि को दिखाता है। बाकी भारत आज कितना समृद्धशाली देश है, हमारे किसान कितने समृद्धशाली हो रहे हैं। किसान हमारे विभिन्न फसल उगा रहे हैं, चाहे वो बागवानी की हो चाहे सब्जी की हो। और ये इसीलिए है, इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि आज हमें आगे भी, इससे भी आगे सोचना पड़ेगा कि खाली गेहूँ चावल ना करके हम चाहे 200 मीटर का ही फूड पार्क बनाएं, और उस फूड पार्क में हम सब तरह के फलदार पौधे लगाएं, चाहे हम 5-5 पौधे ही लगाएं। जैसे अशोक चौरसिया जी का ये आप देख रहे हो, बीच में 100 गज का ये मकान है, रिहाइश स्थायी निवास, और इसके चारों ओर आप केवल हरियाली देखेंगे, फलदार पौधे देखेंगे, सब्जी देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज हमने रखने का यहाँ इसीलिए था कि आप सब लोग आएँ तो ऐसी जगह पर आएँ जहाँ आप प्रत्यक्ष साक्षात देख सकें कि फूड पार्क कैसा होता है। तो फूड पार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है। मैं बधाई दूंगा चौरसिया साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा फूड पार्क का एक निर्माण किया, और ऐसा ही निर्माण आप चाहे जितने कृषक हैं यहाँ से आज एक संकल्प लेके जाइए कि चाहे 200 गज का ही फूड पार्क बनाएं, चाहे 500 गज का बनाएं। ये आपके जो ज़मीन है उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, उसकी उपलब्धता के ऊपर है कि कितनी आपके पास ज़मीन है।
तो बनाइए ज़रूर, चाहे आप 200 गज का ही बनाएं, लेकिन उसमें चाहे 10 पौधे ही लगाएं आप फलदार, लेकिन फलदार पौधे ज़रूर लगाइए। साल में चाहे 2-2 पौधे लगाइए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे साल कभी नींबू मिलेगा, कभी पपीता मिलेगा। कच्चे पपीते की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, जो शरीर के लिए बेहद स्वास्थ्यवर्धक है। इसी तरीके से उसमें आप जब विभिन्न आड़ू लगाएंगे 2 पौधे, तो आड़ू के सीज़न में आड़ू मिलेंगे। 2 पौधे उसमें जो है आप आलू बुखारे के लगाएंगे तो आलू बुखारा आपको मिलेगा। 2 पौधे उसके बेर के लगाओगे तो बेर के सीज़न में बेर मिलेगा। 2 पौधे केले, 4 पौधे केले के लगाएंगे तो केला भी मिलेगा। आप उसमें अनार भी लगाइए, आंवला भी लगाइए, पत्थर बेल भी लगाइए, क्योंकि 1-2 पौधे पत्थर बेल भी लगा दोगे तो पूरे गर्मी के सीज़न में पत्थर बेल मिलेगी।